सुप्रभात दोस्तों। आज हम ज्योग्राफिकल थॉट के यूनिट 3 का जो फाउंडेशन ऑफ फिलोसफर बेस ऑफ ज्योग्राफी में जर्मन फिलोसफर कार्ल रिटर पर चर्चा करते हैं। कार्ल रिटर का जो कार्यकाल रहा है 1779 से लेकर के 1859 तक। ऐसा माना जाता है कि सन 1779 में प्रशिया के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र, और वो शिक्षा केंद्र था शने फैंथल के निकट मैग्डेनबर्ग में इनका जन्म हुआ। सन 1785 में प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्रारंभ की। यहाँ की शिक्षा रूसो और पेस्टोलॉजी विचारधाराओं पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति रुचि जागृत करना। इस व्यवस्था में चारों ओर के क्षेत्रों का भ्रमण कराकर क्षेत्रीय संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता था, जो एक भूगोलवेत्ता के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। 17 वर्ष की आयु में हेले विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर के इन्होंने गणित, दर्शनशास्त्र, इतिहास, प्रकृति विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ किया। भूगोल के आधुनिक शास्त्रीय युग में हम्बोल्ट के समकालीन रीटर को भी माना जाता है। अतः भौगोलिक चिंतन के इतिहास में आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में रीटर का भी नाम लिया जाता है। अगर डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड टीचिंग वर्क्स के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो वैसे कार्ल रीटर का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। 5 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता का निधन हो गया, जिस कारण इनके परिवार में जो 5 सदस्य थे, रीटर की शिक्षा व्यवस्था के लिए उनकी माँ के सामने बहुत बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई। उसी समय प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री क्रिस्टियन सोल्जमैन द्वारा एक प्रयोगात्मक शिक्षा संस्थान की स्थापना की, जहाँ पर ऐसे बालक बालिकाओं को अध्ययन देने पर बल दिया गया जो सांसारिक शिक्षा से वंचित रहता हो। संयोगवश क्रिस्टियन सोल्जमैन रीटर से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना शिष्य इनको बना लिया। तत्कालीन समय में प्रचलित अध्ययन पद्धति के अनुसार बच्चों को बिना समझाए केवल पाठ याद करने की पद्धति का प्रचलन था। उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी वो ये थी कि रटन विद्या थी, कंठस्थ विद्या थी। बच्चों को यानी विद्यालय में पाठों को याद या कंठस्थ करवा दिया जाता था। सोल्जमैन ने इस पद्धति से हटकर के रूसो और पेस्टोलॉजी के विचारों पर आधारित प्रयोगात्मक व प्रत्यक्ष दर्शन के माध्यम से अध्यापन कराने की नई पद्धति चलाई। रीटर को गर्ट्समुथ संस्था में रखा गया। सोल्जमैन के इस विद्यालय में रीटर को प्रारंभ से ही मानव पर्यावरण के मध्य संबंधों को समझने का अध्ययन करवाया गया कि मानव पर्यावरण के मध्य संबंधों को समझना है। मानव और पर्यावरण के मध्य क्या क्या संबंध होंगे, इनको समझने पर सबसे पहले इन्होंने इस बात पर अध्ययन इन्होंने प्रारंभ करवाया। विद्यालय के अध्यापक बच्चों को अपने स्तर पर मानव प्रकृति के संबंधों को समझने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यानी जो भी उस संस्था में, और उस संस्था जो थी, उस संस्था में किस प्रकार के जो क्रिस्टल सोल्जमैन के द्वारा जो तत्कालीन वहाँ पर जो एक संस्था चलाई गई, जो प्रयोगात्मक शिक्षा संस्था की स्थापना करने के साथ में उन्होंने ये बताया कि जल्दी ही हम इस प्रकार के विचारों को प्रकृति और मानव के बीच में स्थापित करें। और इस कारण से उन्होंने अपने अध्यापन में विद्यालय पहाड़ी व कम ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यालय खोलने पर बल दिया, ताकि विद्यार्थी समीपवर्ती प्राकृतिक भूदृश्य के बारे में पर्याप्त दृष्टि रख सकें, समरसता स्थापित कर सकें, एकता स्थापित हो सके और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न हो सके।
सन 1807 में रीटर हम्बोल्ट से मिले, जिसके बाद उनकी भूगोल के प्रति रुचि और अधिक बढ़ गई। अतिशीघ्र ही वे यूरोप के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करने लगे और यूरोप के प्रादेशिक भूगोल नामक जो पुस्तक थी उसको उन्होंने 2 खंडों में प्रकाशित किया। यह पुस्तक यूरोप के ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझने में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। रीटर ने हेले विश्वविद्यालय में 2 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करके 1798 में फ्रैंकफर्ट नगर के हाल्वेन परिवार में प्राइवेट टीचर के रूप में बच्चों को शिक्षा देना प्रारंभ किया, जहां इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने इन प्राइवेट बच्चों को शिक्षा दी। 1804 में यूरोप का एक भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण नामक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने स्विट्जरलैंड में पेस्टोलॉजी से इनकी कई बार भेंट हुई, जिन्होंने प्रगति और आध्यात्मवाद की प्रेरणा मिलती रही। 1806 में हम्बोल्ट के संपर्क से इनकी कार्यशैली परिवर्तित हुई। हम्बोल्ट ने रीटर के अंदर भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न कर भौगोलिक कार्यों की ओर प्रेरित किया। उन्होंने यूरोप के 6 मानचित्र भी प्रकाशित किए और इन भौगोलिक लेखों से उनकी ख्याति बहुत अधिक फैली। 1819 में फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत लिप्जिंग में इतिहास भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त कर दिए गए। 1 वर्ष के उपरांत इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल का सर्वप्रथम प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जो जीवन पर्यंत वहाँ पर ये अध्यापन करवाते रहे। रीटर के चिंतन में प्रारंभ से इतिहास और भूगोल की पारस्परिकता देखने को मिलती है। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के 6 साल बाद ही रीटर की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अर्धकुंडे प्रकाशित हुई। इसमें प्रथम 2 खंडों का प्रकाशन 1817 और 1818 में किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो था प्रकृति तथा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी का विज्ञान अथवा भौतिक तथा ऐतिहासिक विज्ञानों के अध्ययन में तुलनात्मक भूगोल के साथ अध्ययन करना। तत्कालीन विधिवत समाज की इस रचना को व्यापक लोकप्रियता मिली। 1820 में रीटर को बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1820 में जब संपूर्ण जर्मनी में विश्वविद्यालय स्तर पर भूगोल के क्षेत्र में रीटर को प्रोफेसर स्तर के प्रथम पद पर नियुक्ति मिलने के बाद भूगोल की वैज्ञानिक परिदृष्टि पर उनके मस्तिष्क में भौगोलिक अध्ययन की एक स्वतंत्र शाखा के विकास की संकल्पना डेवलप हुई। 1822-23 में इनका अर्धकुंडे जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, उन्होंने इसका फिर से पुनः संस्करण यानी नया संस्करण प्रकाशित किया और 1822-23 में, लेकिन इन्होंने इस संस्करण में तीसरा खंड छोड़ दिया था, तीसरे खंड को सम्मिलित नहीं किया गया। 1832 से 1838 के मध्य अर्धकुंडे ने 6 खंड प्रकाशित किए और 1838 से 1859 में 11 खंड सम्मिलित किए गए। इस प्रकार इस पुस्तक में देखिए आप, पहले 2 खंड, तीसरे को छोड़ दिया, फिर 6 खंड यानी 1822-23 में 2 खंड ही हुए। 1832 से 38 तक 6 खंड हुए, तो 6 और 2 8 खंड हो गए और 1838 से 59 तक 11 खंड और 11 और 8 19, इस प्रकार कुल अर्धकुंडे के कुल 19 खंड इन्होंने प्रकाशित किए। 1859 में कार्ल रीटर का स्वर्गवास हो गया और इस समय यूरोप, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप का विवरण ही वो पूरा कर सके। इस पुस्तक के प्रकाशन में भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन को बहुत अधिक महत्व मिला और इसमें जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट बात थी कि रीटर के तत्कालीन समय में हर संभव स्रोतों से सूचनाओं का संग्रह कर संश्लेषणात्मक भौगोलिक लेखन को प्रारंभ किया गया। रीटर का मानना है कि अर्धकुंडे का जो प्रकाशन है वो वैज्ञानिक भूगोल के प्रतिपादन में सहयोगी रहा, इसलिए उन्होंने अर्धकुंडे
अर्धकुंडे का शाब्दिक अर्थ बताया है पृथ्वी का विज्ञान, जो बाद में भूगोल का ही पर्याय बन गया था। रीटर भूगोल मूल रूप से पृथ्वी तल पर मानव निवास का अध्ययन है। रीटर ने भूगोल की परिभाषा को इस प्रकार शब्दों में व्यक्त किया कि पृथ्वी का विज्ञान भी होता है, जो बाद में भूगोल को पर्याय माना, और उन्होंने कहा कि भूगोल मूल रूप से पृथ्वी तल पर मानव निवास का अध्ययन है। रीटर के द्वारा इतने वर्षों में जो कुछ पुस्तकें लिखी, उनका इस प्रकार से हम लोग पुस्तकों का वर्णन देख सकते हैं। यूरोप का भौगोलिक ऐतिहासिक सांख्यिकीय चित्रण 1804 में प्रस्तुत किया। यूरोप के प्राकृतिक संसाधनों के 6 मानचित्र 1806 में। यूरोप के भूगोल का दूसरा खंड 1807 में। भौगोलिक ग्रंथ अर्धकुंडे का प्रथम खंड अफ्रीका महाद्वीप 1817 में। अर्धकुंडे का द्वितीय खंड एशिया महाद्वीप 1818 में। अर्धकुंडे का 6 खंडों में वृहदाकार प्रकाशन 1833 में। अर्धकुंडे के 19 ग्रंथों का प्रकाशन 1859 में। काला तथा कैस्पियन सागर के मध्यवर्ती प्रदेशों का मानव स्थानांतरण, ये भी उन्होंने प्रकाशित किया। तो इस प्रकार अर्धकुंडे के लिए रीटर के द्वारा इस प्रकार के विभिन्न ये जो ग्रंथ हैं उनकी रचना की है। हम्बोल्ट की तरह रीटर भी प्रकृति की समस्त दृष्टि से विश्वास रखते थे। उनके अनुसार पृथ्वी के विभिन्न भागों, स्थलाकृतियों व संगठनों के बारे में सोचने से पहले इस मौलिक तथ्य को मद्देनजर रखना आवश्यक है कि पृथ्वी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। एक स्वपोषित और समायोजित इकाई है जो निरंतर विकास करते हुए उत्तमता की ओर अग्रसर। रीटर हम्बोल्ट की अनेक कृतियों से प्रभावित थे। इनमें लानोज और स्टेपीज के घास के क्षेत्रों में विवरण के अध्ययन के बाद उनके अंदर पृथ्वी की विभिन्न स्थानीय इकाइयों की समग्रता व समायोजन की अवधारणा का भी विकास हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि रीटर द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी के समायोजन की अवधारणा एक ईश्वरीय उद्देश्यवादी विचारधारा से प्रभावित रही है। उनके अनुसार रीटर ने यह माना कि पृथ्वी एक ईश्वरीय कृत है और संपूर्ण दृश्य भूमि व प्रत्येक तत्व सुनियोजित ढंग से मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए निर्मित किए जाते हैं। जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है, उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि पृथ्वी की रचना मानव जाति के उपभोग के लिए भी हुई है। तो उन्होंने पृथ्वी और मानव के बीच में जो अंतर संबंध है उस पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईश्वरीय विचारधारा अपनाने का मूल कारण पृथ्वी के भौगोलिक विश्लेषण से मिलने वाली 3 मौलिक तथ्य। और ये मौलिक तथ्य है, पहला है ब्रह्मांड में पृथ्वी का स्वरूप सबसे अलग है। दूसरा उन्होंने कहा है पृथ्वी मनुष्य के पर्यायवास के रूप में ईश्वर की अनुपम कृति है। तीसरा उन्होंने कहा है कि पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों की भौतिक रचना में मिलने वाली सर्वव्यापी विविधता। तो इस प्रकार इन 3 चीज़ों के बारे में रीटर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिलने के कारण इनके स्पष्टीकरण के लिए रीटर ने ईसाई धर्म की दार्शनिक मान्यता को आधार बनाया। ईश्वरीय विचारधारा पर आधारित होते हुए भी उन्होंने भौगोलिक व्याख्या में पूर्वाग्रहों का सहारा नहीं लिया। केवल पृथ्वी के विस्तृत अध्ययन के लिए एक माध्यम उन्होंने बनाया था, जिसका मूल रूप धार्मिक भावनाओं को मानने पर भी अपनी अध्ययन पद्धति को आनुभविक और आगमनात्मक पद्धति के पक्ष में रखा है। तो उनकी अध्ययन पद्धति के 2 विचारधारा आती है, आनुभविक है और आगमनात्मक है। यानी अध्ययन पद्धति में 2 आएगी आपके, आगमन
और निगमन, तो इन्होंने आगमन पर अधिक बल दिया। अर्धकुंडे के प्रथम खंड में रीटर ने लिखा था कि पृथ्वी के आधारभूत नियमों के बारे में हमें स्वयं पृथ्वी के से ही पूछना आवश्यक है। पृथ्वी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पृथ्वी का सर्वेक्षण आवश्यक है। रीटर स्वयं सर्वेक्षक नहीं रहे, उनकी सभी पुस्तकें यात्राओं तथा वृत्तांतों द्वारा संग्रहित अन्य सर्वेक्षणों द्वारा सूचना प्राप्त या सूचनाओं का संग्रह थी। साथ ही साथ रीटर प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की विभिन्न तथ्यों की पारस्परिकता पर आधारित संगठित इकाई, जिनके अध्ययन में विद्यार्थी का ध्यान सतत रूप से उस क्षेत्र विशेष के स्थानीय तत्वों की पारस्परिकता से परिलक्षित एकता को स्पष्ट करने पर केंद्रित होना चाहिए। रीटर सदैव भौगोलिक अध्ययन में क्रमबद्ध पद्धति को महत्व देते थे। रीटर का मानना था कि क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल एक ही तथ्य के दो स्वरूप हैं। क्रमबद्ध भूगोल पृथ्वी पर विद्यमान जैविक और अजैविक घटकों के वर्गीकरण तथा स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में का भी इन्होंने वर्गीकरण करना संभव बताया। प्रादेशिक भूगोल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रदेशों की इन्होंने पहचान की, उनके संगठक तत्वों का परस्पर विश्लेषण किया और क्रमबद्ध भूगोल भूतल पर विस्तृत अध्ययन है, जबकि प्रादेशिक भूगोल इसकी गौण इकाइयों का विस्तृत अध्ययन है। एक परिदृष्टि सामान्य है तो दूसरे की परिदृष्टि विशिष्ट है। रीटर के सभी लेख और पुस्तकें प्रादेशिक उपागम पर आधारित थी। साथ ही वे क्रमबद्ध उपागमों को भी मद्देनजर रखते थे, क्योंकि पृथ्वी के तुलनात्मक अध्ययन को भी महत्वपूर्ण मानते थे। हम्बोल्ट और रीटर की मूल भावनाओं को, मान्यताओं को कभी किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं था। दोनों के विचार और कार्यों में परस्पर एकता थी, समरूपता थी। हॉटशॉट ने तो यहाँ तक रीटर को स्वीकार करते हुए लिखा है कि हम्बोल्ट उसके गुरु समान थे। रीटर ने यह माना है कि हम्बोल्ट द्वारा किए गए अनुसंधान के बिना उनका अध्ययन पूर्ण करना संभव नहीं। और भौगोलिक अध्ययन में रीटर ने अपनी केंद्रीय परिदृष्टि को स्पष्ट करते हुए लिखा कि मेरे अध्ययन का उद्देश्य मेरे पूर्ववर्ती भूगोलवेताओं से अधिक व्यापक आंकड़े एकत्रित करना नहीं। मेरा उद्देश्य पृथ्वी की विविधता के पीछे छिपे एकता के सूत्रों अर्थात सामान्य नियमों की खोज करना, उनमें से प्रत्येक के अन्य संबंध तत्वों से अंतर संबंधों का उद्घाटन करना। मनुष्य तथा प्रकृति के अंतर संबंधों की तुलना में यह विविधता बहुत अधिक जटिल है और भौतिक भूगोल नामक विज्ञान का उद्भव हुआ पृथ्वी की व्यापकता में विद्यमान शाश्वत प्राकृतिक नियमों को भी स्पष्ट इन्होंने किया था। रीटर के द्वारा रचित अर्धकुंडे उनकी मूल भावना भौगोलिक विविधता में विद्यमान नियमों की खोज करना था। धार्मिक विश्वासों के कारण आगे चलकर रीटर की भौगोलिक परिदृष्टि मानव केंद्रित बन गई, लेकिन वे कभी भी प्रकृति विरोधी नहीं रहे। रीटर ने लिखा है कि पृथ्वी का मानव से अलग भी स्वतंत्र अस्तित्व था और अपना भौतिक परिवेश, जिसमें पाए जाने वाले नियम मनुष्य से सदैव असंबद्ध हैं। इसलिए पृथ्वी के अध्ययन पर केंद्रित विज्ञान में स्वयं पृथ्वी से ही उसके नियमों के बारे में जानना आवश्यक है। तो स्पष्ट कहा कि पृथ्वी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस पृथ्वी के अध्ययन में जो केंद्रित विज्ञान है, स्वयं पृथ्वी से ही उसके नियमों के बारे में हमें जानना आवश्यक होगा। और ये रीटर ने अपने इन विचारधाराओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। अपना टॉपिक यहीं पूरा होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट अगले टॉपिक में इसके आगे की चर्चा रीटर की विचारधाराएं और
फिर आएगा आपके रीटर की कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं। तो तब तक हम यहीं इस टॉपिक को विराम देते हैं। जय हिंद।